हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में ऐसे का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्वेश्चन है ऑल ग्रेट चेंजेस आर प्रेसिडेड बाय केओस। तो इसमें हम लोग 13 डिफरेंट पर्सपेक्टिव डालेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इसका मीनिंग डाल देंगे इस कोड का। नेक्स्ट हिस्टोरिकल में फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में बताएंगे। पॉलिटिकल में अरब स्प्रिंग इन इजिप्ट के बारे में लिखेंगे हम लोग। सोसाइटल में कल्चरल रिवॉल्यूशन और सिविल राइट मूवमेंट्स इन यूएसए के बारे में बताएंगे। इन्वायरमेंटल के पर्सपेक्टिव पे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्ट्रेलियन बुश फायर के बारे में लिखेंगे। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में डिमोनेटाइजेशन जीएसटी के बारे में देखेंगे। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में इसरो एंड मॉडिफाइड कॉटन के बारे में देखेंगे। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एंड मार्टिन लूथर किंग जो रिवॉल्यूशन लाए थे अगेंस्ट कैथोलिक चर्च, उसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल कोट करेंगे। वुमेन्स एंड चाइल्ड पर्सपेक्टिव में हम लोग 4 डिफरेंट केसेस देखेंगे। ट्रिपल तलाक हो गया, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, निर्भया केस, मीटू मूवमेंट। साइकोलॉजिकल में केस स्टडी डाल देंगे हम लोग सीरियन सिविल वॉर का। फिलोसफिकल में हम लोग देखेंगे हिंदू एंड बुद्धिस्ट में ये जो सृष्टि समिति और संहारा का फिलॉसफी है, हाउ इट रिप्रेजेंट्स द कोड ऑफ द एसे, ये किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और फाइनली हम लोग एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देंगे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का, यूरोपियन यूनियन एक्सपेंशन, फिर यूरोपियन इंटीग्रेशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन का, और फाइनली कंक्लूजन के साथ वीडियो को एंड कर देंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन में सिंपली एक मीनिंग लिख देंगे इस कोड का मीनिंग क्या है। तो ये कोड हमें किसी भी चेंज को समझने के एक गाइड प्रोवाइड करता है, और ये कोड सजेस्ट करता है that turbulence preceding the substantial shift is not incidental but integral to the process of change। तो ये कहने का मतलब है प्रोसेस जो भी चेंज हो रहा है उसमें केओस उसके पहले होगा ही, ये एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और एक सिम्टम्स है। नेक्स्ट हम लोग हिस्टोरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ मूव करते हैं। इन दिस विल टॉक अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो देखे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी बस्टाइल का जो भी केओस हुआ था उसके कारण क्या हुआ था, इट लेड टू द ओवरथ्रोन ऑफ मोनार्की एंड द राइज ऑफ द रेडिकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, और फ्रेंच सोसाइटी में काफ़ी स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी बन गए थे। उसी तरह से इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी उसके पहले क्या हो रहा था, जलियांवाला बाग मैस्करे हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। ये सब केओस किसको, किसी चेंज को वो इंडिकेट कर रहा था, और फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। तो इसके साथ हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग पॉलिटिकल में एक इजिप्ट का एग्जाम्पल दे देंगे, अरब स्प्रिंग का। ठीक है, अरब स्प्रिंग रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, 2011 में इजिप्ट में अरब स्प्रिंग के दौरान काफ़ी रिवोल्ट वगैरह होने लगे थे। इसमें काफ़ी यूथ ने पार्टिसिपेट किया था और डिमांड किया था डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाने का। तो इसका रिजल्ट ये रहा था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रांजिशनल और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट एंड इवेंचुअली पाव द वे फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो एक पॉलिटिकल में हम लोग का एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। सोसाइटल में हम लोग चाइना का कल्चरल रिवॉल्यूशन और सिविल राइट मूवमेंट इन यूएसए के बारे में जानेंगे। तो चाइना में क्या हुआ था, कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ था 1966 टू 1976, ये लेड किया था माओ जेडोंग ने। तो इसमें जो भी केओस हुआ था, जैसे कि रेड गार्ड्स को मार दिया गया था, ढहा दिया गया था, उसमें यूथ्स काफ़ी पार्टिसिपेट किए थे। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को जला दिया गया था, बर्बाद कर दिया गया था, ये काफ़ी केओस हो रहा था। तो इसका रिजल्ट में क्या हुआ, थोड़ा सा सोसाइटी में फिर गवर्नमेंट ने उसी तरह से चेंजेस लाए, फिर सोसाइटी जो उनकी डिमांड्स उनको फुलफिल किया गया था। नेक्स्ट एग्जांपल दे देंगे हम लोग सिविल राइट मूवमेंट्स इन द यूएसए। इसमें ये हुआ था कि इसमें भी काफ़ी तरह के अप्रेस्ड हुए थे, अभी जो भी रिवोल्ट वगैरह हो रहे थे, जैसे माउंट जेमेरी बस बायकॉट हुआ था, सिट सीन्स हुआ था, फिर मार्च ऑन वाशिंगटन, ये सारी इस तरह के जो मूवमेंट थे केओस क्रिएट कर दिया था। और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या हुआ था कि जो सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 आया, और उसके बाद वोटिंग राइट एक्ट ऑफ 1965 है, ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव था अमेरिकन हिस्ट्री में। इसका रिजल्ट ये हुआ इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी बना था। तो इसके साथ हमारा सोसाइटल पर्सपेक्टिव कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव देखेंगे, जिसमें कि ऑस्ट्रेलियन बुश फायर जो लगा था 1999 और 2020 में, इसे हुआ था जो बुश फायर लग गया, काफ़ी केओस मच गया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस केओस के कारण फिर ये समझ में आया कि हाँ, दिस इज एन ग्लोबल प्रॉब्लम, एंड इसके थ्रू काफ़ी अटेंशन हम लोगों ने विड्रॉ किया था क्लाइमेट चेंज के प्रति। तो इसमें एक इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव आप ये छोटा सा एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं।
इकोनॉमिक में हम लोग डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी का एग्जांपल दे देंगे कि किस तरह से डिमोनेटाइजेशन से पूरा प्रॉब्लम हो गया था, कहीं पूरे देश में किसी के पास कैश नहीं था, प्रॉब्लम था। बट अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या रहा? डिजिटल ट्रांजैक्शन शुरू हो गए, इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस हो गए, फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी हो गई और लेस कैश डिपेंडेंट सोसाइटी पे हम लोग मूव कर गए। नेक्स्ट है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में हम लोग इसरो और बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में देखेंगे। पहले देखो कैसे इसरो किस तरह से एक बहुत ही केओटिक वे में स्टार्ट होता है 1960s में, बट आज के दिन देखो चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल मिशन, मार्स ऑर्बिट मिशन, ये सारे काफ़ी सक्सेसफुल मिशंस हो गए हैं। तो इसका भी आप एग्जांपल दे दो कि कोई चीज़ को स्टार्ट किया था बट इट हैड रिजल्टेड ए सिग्निफिकेंट चेंज। उसी तरह से बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का भी आप एग्जांपल दे दो, इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स एंड द फार्मर इनकम थ्रू द एडॉप्शन जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन। ठीक है, इस तरह से हमारा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव देखेंगे, वेयर मार्टिन लूथर किंग वाज अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च। तो इसका कंटेक्स्ट ये है, कैथोलिक चर्च का जो मोनोपोली था ऑन द रिलीजियस अथॉरिटी लेड टू द वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट अमंग द मासेस। फिर मार्टिन लूथर किंग ने इसको चैलेंज किया था इनके डॉक्ट्राइन को, और इसका ये इम्पैक्ट रहा, it redefined the theological perspective but also catalyzed the socio-political changes, laying the foundation for the modern Western thoughts। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि देखो रिलीजन में भी इसका काफ़ी, ये जो कोट है इसे का काफ़ी इम्पैक्टफुल है, काफ़ी रिलेवेंस है। नेक्स्ट है वुमेन्स और चाइल्ड पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो उनके भी फील्ड में किस तरह से केओस आता है पहले, उसके बाद चेंजेस होते हैं, राइट। तो मी टू मूवमेंट में जो वर्क प्लेस एथिक्स को एड्रेस किया गया, सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में जो हाईलाइट हुआ, उसके बाद मी टू मूवमेंट के बाद काफ़ी चेंजेस आए थे वर्क प्लेस एथिक्स में, लीगल रिफॉर्म्स आए, फिर अमेंडमेंट्स किया गया सेक्सुअल हरासमेंट लॉज में। निर्भया के केस में भी वही हुआ, काफ़ी लीगल रिफॉर्म्स आए उसके बाद, क्रिमिनल लॉ में चेंजेस किया गया, राइट। फिर उसके बाद वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में आप लिख सकते हो, ट्रिपल तलाक के बारे में आप एग्जाम्पल दे सकते हो इन वुमेन्स एंड चाइल्ड पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट आते हैं साइकोलॉजिकल में, यहाँ पे आप एक सीरियन वॉर का सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हो कि सीरियन वॉर के कारण काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, काफ़ी लोग मर रहे थे, तो काफ़ी बहुत ही निगेटिव सा माहौल था, बहुत ही स्ट्रेस्ड माहौल था। तो एमिड दिस chaos however द साइकोलॉजिकल रेजिलियंस ऑफ सीरियन पीपल बिकम एविडेंट। तो इस तरह से साइकोलॉजिकली भी काफ़ी इवॉल्व कर रहे हैं लोग, राइट, एंड इट हेल्प इन द आउटकम ऑफ द सीरियन सिविल वॉर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है फिलॉसफिकल। यहाँ पे हम लोग हिंदू और बुद्धिज़्म के जो फिलॉसफी को उसको एम्फसाइज कर सकते हैं। हिंदू हिंदू और बुद्धिज़्म में ये लिखा हुआ है, द आइडिया ऑफ ए सृष्टि, सृष्टि मतलब क्रिएशन, स्थिति मतलब प्रिजर्वेशन एंड संहारा मतलब डिस्ट्रक्शन इन हिंदू फिलॉसफी इलस्ट्रेट द साइक्लिकल इंटरप्ले बिटवीन chaos एंड ऑर्डर। ये बहुत ही एप्ट एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल को जरूर कोट करें फॉर दिस ऐसे। और फाइनली इतने पर्सपेक्टिव देखने के बाद एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी बनता है कि नहीं, फॉर ऑल द चेंजेस chaos इज़ नॉट नेसेसरी, राइट। कुछ चेंजेस भी हैं जो उसको वेल प्लान किया जा सकता है और उसका आउटकम पाया जा सकता है। तो आपको ईजिली यू कैन कोट 4-5 एग्जांपल्स, जिसमें है कि इंडियन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 में, इसमें वहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत ही प्लान्ड वे में इकॉनमी को ओपन किया, इंडियन इकॉनमी का, और उसका रिजल्ट था काफ़ी ग्रोथ हुआ था, राइट। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल आप इंटरनेशनल एग्जांपल में दे दोगे, यूरोपियन यूनियन एक्सपेंशन 2004 का। ठीक है, इसमें भी कोई केओस नहीं होता, बट बहुत ही धीरे धीरे इन्होंने अपने यूनियन को बढ़ाया फॉर द रीजनल ग्रोथ एंड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, राइट। ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी आप एग्जांपल दे सकते हो कि किस तरह से सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन ऑफ हाइल्डिंग वे varieties and irrigation was a more result of strategic planning than the societal upheaval। मतलब कुछ अचानक से बहुत ही chaos नहीं मचाया, हम लोगों ने धीरे धीरे करके ग्रीन रिवॉल्यूशन का लाभ उठाया। फाइनली आप यूरोपियन इंटीग्रेशन पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू का भी एग्जांपल दे सकते हो। वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही बाद धीरे धीरे उन्होंने सारे कंट्रीज़ को एक साथ यूनाइट करके वो अपना यूरोपियन यूनियन बनाया, राइट। तो इस तरह से काउंटर आर्ग्यूमेंट देना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वेयर वी से कि हर वक्त chaos ज़रूरी नहीं होता है चेंज के लिए। और फाइनली हम लोग इस ऐसे का कंक्लूजन कर देंगे, एक महात्मा गांधी का कोट डाल देंगे, यू मस्ट बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ये कोट एप्टली रेजोनेट करता है, एसेंस ऑफ chaos एज ए प्रीकर्सर टू द ग्रेट चेंजेस, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट ये दिखते हैं कि हम लोग को इसका इम्पोर्टेंस समझना है, द सिम्बायोटिक डांस बिटवीन chaos एंड चेंज।
इज ए यूनिवर्सल नैरेटिव दैट ट्रांसेट द बॉर्डर्स, कल्चर्स एंड इपोक्स। आप देख रहे हैं हर कल्चर, हर कंट्री, हर कंट्री में ये हो रहा है, राइट, कि किसी भी चेंज से पहले chaos आता है। और फाइनली हम लोग इसको एक कंक्लूड कर देंगे, एज वी स्टैंड एट द क्रॉस बॉर्डर्स ऑफ इवन इवॉल्विंग वर्ल्ड, the recognition of chaos as a harbinger of the great changes remains not just a historical tourism but a guiding principle for charting the course of human destiny। तो इसको अच्छे से समझना चाहिए, इसको अच्छे से वेल प्लान करना चाहिए और इसको हमेशा एम्ब्रेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये हुआ हम लोग का कंक्लूजन आज के इस वीडियो में। इतना ही, जहाँ पे हम लोगों ने इस ऐसे का अप्रॉक्सीमेटली 14 पर्सपेक्टिव देखा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।